Sab, if you're on the call, if you can either let us know in chat that you're here, or if you can speak up. Sab is in. Let's see. We're waiting for Hans Sab to join. As soon as he joins, we'll get started here, inshallah. ये साथ आवाज आ रही है आपको मेरी साथ साथ? जी हमारे सब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो बखैर बिस्मिल्लाह करें मेरा ख्याल है। हाँ, मैं एक्चुअली वो वेट कर रहा था फरहान साहब का। अच्छा लाहौर ठीक उन्होंने ज्वाइन करना था। ठीक है, नहीं बात ठीक, कोई बात नहीं। चलिए फिर हाँ, मैं जनरल उनका की वो बात ज्वाइन कर कर लेता ले हूँ। तो शुरू करते हैं, but if he doesn't join in another 15 seconds, we'll go and get started. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे Waiting. So, chale ji, let's go ahead and get started. I was actually waiting for Farhan Saab. He was going to join us as well. I think he's um, trying to get to the right link. Anyways, let's get started. Bismillah Rahman Rahim. And thanks everyone for joining us today. Last week हमारी अच्छी discussion हुई थी EV policy के ऊपर. Khalid Mahmood Saab joined us last week and went over current EV policy. Had good discussion there. तो मेरा ख्याल था कि आज हम continue करें उस discussion को. और उसमें I asked Hassan Khan Saab, he's CEO of Zip Technologies in Lahore, excuse me, or Brigadier Farhan Saab, who's CEO of Burak E-Wheels, asked them to join and share their views on current EV policy, and more importantly, कि जहाँ पे इन policies में ज़रूरत है improvements की, उनको identify किया जाए, and then figure out how do we get right recommendations to the right people who are working on the next policy. So that's really the intent of the discussion today. And I know Farhan Saab just messaged me; he's having some difficulties with the link. So why don't we get started? Hassan Saab, I'd request you to get started with your thoughts and views on the current policy, and in the meantime, I'll see if we can get Farhan Saab added as well. You're on mute, Hassan Saab. जी जबरदस्त, थैंक यू फॉर हैविंग हियर। तो ईवी पॉलिसी का प्रीफेस मैं ये देता हूँ कि आई वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ इट, लेकिन ये कि आई हैव गॉन थ्रू इट, और नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग ईवी प्रोडक्ट्स and we have also achieved the EDB status and had a chance to talk to other players in the industry about the EV policy. तो एक दो चीज़ें बड़ी clearly emerge हुई हैं उसमें, ये कि while
EV policy is a good start. और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से गैप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें भी कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि जैसे व्हीकल लेवल चीज़ों के लिए पॉलिसी कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन को इंपोर्ट करते हैं तो 1% ड्यूटीज़ लगेंगी, और यू हैव टू रियली प्रूव कि ये पार्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन को केटर कर रहा है, किसी और चीज़ को, मतलब जेनेरिक पार्ट नहीं है। उसमें फिर ये हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है मोटर को इंपोर्ट करने में आप ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं 1%, लेकिन अगर मैंने मोटर बनानी है तो जो फिर पार्ट्स मैंने उसके लेने हैं कहीं से और, तो वो इट्स लाइक रेगुलर ड्यूटीज़। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है इसकी, वो ये कह रहे हैं कि लोकली मोटर बनाना है एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन इंपोर्टिंग द मोटर। तो दैट मीन्स कि पॉलिसी इज रियली अराउंड building the vehicle and not really manufacturing the vehicle. ये आपका जो कमेंट, अस्सलाम वालेकुम, ये जो आपने कमेंट अभी दिया आखिरी कमेंट, जी जी इसमें क्या ड्यूटी की वजह ही है सिर्फ, या इसके और वजूहात भी हैं? मतलब अगर ड्यूटी जीरो भी कर दें आप पार्ट के कंपोनेंट्स के ऊपर जो मोटर बनाने में पुर्जे इस्तेमाल होंगे उनको 0% पे ले आए, हाँ। तो क्या उस सूरत में मकामी कीमत कम हो जाएगी इम्पोर्टेड के मुकाबले में, या तब भी ज़्यादा रहेगी? आई थिंक उसमें फिर एटलीस्ट ये होगा कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड इट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कि अगर कोई कंपनी है जो कि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे मोटर बनाने के मशीनरी है, तो आई थिंक इट विल बी इन बेटर पोजीशन टू बिल्ड BLDC टाइप मोटर। अब मतलब ये इट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जो जिन कंपनी से हमने बात की थी और उनके पास अच्छी खासी मशीनरी थी हर किस्म की। इनफैक्ट इवन द कंपनी हैज अ 5 एक्सिस मशीन जो कि बैंड है पाकिस्तान में, एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड उनके पास ये मशीनरी है। एंड दे तो दे वर ऑफ दिस व्यू। और फिर इसी तरह हमने, मेरे ख्याल है फरहान साहब आएंगे तो शायद वो ज़्यादा बताएं, एक और कंपनी थी जिसने यही चीज़, वो ऑलरेडी मोटर बनाते हैं एंड दे से कि मोटर बनाना लोकली महंगा पड़ रहा है क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर ईवी पॉलिसी वाली जो इस एप्लीकेबिलिटी वो अप्लाई नहीं कर रही। तो हमारा व्यू अभी तक बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम अदर पीपल, अब ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ कंपनियों आर ऑलरेडी एबल टू बिल्ड अ बेटर मोटर विद बेटर प्राइसिंग, या उसके बावजूद भी ना कर सकें, ये भी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आप इस तरह से अगर हमने रिकमेंडेशन देनी है तो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि अगर हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है, ईवी की मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है, तो फिर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। इसमें मेरी राय ये होगी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी 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 आ रही, बिल्कुल आ रही है आपके पास। मेरी राय इसमें दो तरह की होगी। आप ये देखें कि जो मोटर के पुर्जे हैं, पहले उसका बाम जो है बिल ऑफ मटेरियल जिसे कहते हैं, उसको देखें कि कौन से पुर्जे हैं जो कि आपको बिल आखिर इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। कुछ होंगे जो कि आप इंपोर्ट करेंगे और कुछ होंगे बिल्कुल। मकामी तौर पर बना सकते हैं। तो इसमें जो 0% की ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो उस इक्विपमेंट पे आना चाहिए जो उन मशीन उन मोटर्स को बनाए। बिल्कुल ठीक है, तो वो सर, लेकिन पाकिस्तान, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको रिप्लाई जी कर देता हूँ। जी 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 कहिए, बिल्कुल कहिए। जी सॉरी, हाँ मैंने टाइम से पहले ज्वाइन कर लिया तो मुझे उसने ऑफ रखा हुआ था, तो आई थॉट कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो, हाँ जी जी अच्छा, बताइए। मोटर का एक तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मैं वीडियो अपनी ऑन कर देता हूँ मेरे ख्याल में। ये वीडियो ऑन कर लेता हूँ। नाउ आई एम विजिबल आई थिंक। अच्छा, अभी जो अजमल अंसारी साहब का सवाल था कि मोटर वाला के कौन से पार्ट्स हम इधर बना सकते हैं और क्या सिलसिला है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मोटर का एक्सेल, मोटर का आउटर, जो BLDC हब मोटर की मैं बात कर रहा हूँ,
मोटर का एक्सेल, मोटर का जो आउटर होता है जिसको सेंटर वाला पार्ट, उसको कुछ लोग आउटर भी कहते हैं, और कुछ लोग उसको डिफरेंट नामों से अपने तौर पे करते हैं। हाउसिंग, मोटर और हाउसिंग साइड प्लेट्स जो है, हाउसिंग, मोटर हाउसिंग कह लें, मोटर हाउसिंग हाँ, जी। उसकी जो साइड प्लेट्स हैं वो भी, ये सारी चीजें पाकिस्तान में बन रही हैं। जहां तक बात आती है उसके स्टेटर की, तो स्टेटर भी पाकिस्तान में बन सकता है अगर डिमांड, मतलब उसके लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो वो, तो वो भी इजीली बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं जिनका ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक है मैग्नेट, उसको भी हम वन स्टेप बैक कर सकते हैं, वहां से सेंटेड मैग्नेट लेके या मैग्नेटाइज खुद कर सकते हैं। सिर्फ एक मैग्नेट्स वाला मसला रह जाता है। और दूसरा सेंसर्स हैं, वो बहुत ही चीप आइटम है, उससे कोई इतना मामला को मैटर नहीं करता। एक आखिर में एक आ जाती है वायर केबल, जो है, जो मोटर की केबल है, वो मैं मुख्तलिफ केबल कंपनीज में लेके गया हूँ और उनसे मैंने डिस्कशन की है। तो जो क्वांटिटी हमारी रिक्वायरमेंट की है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में इस वक्त तक है, उस क्वांटिटी पे तो कोई भी राजी नहीं है बनाने के लिए। मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है जो ना बना सके यहाँ पे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बेसिकली वो जो हमारे यहाँ बन रही है वायर, वो बहुत थिन नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा उनको अपना सेटअप थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी तो फिर देखेंगे, अभी फिलहाल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा फरहान साहब, ये आपने केबल का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपका मतलब मैग्नेट वायर या एनेमल्ड वायर है इससे, केबल से मतलब आपका? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो बेसिकली जो वायर आती है ना, जो मोटर में आपको 3 फेज और 5 वायर्स होती हैं जो सेंसर्स के साथ यूज हो रही होती हैं, उनके लिए आप एक वायर वो जाती है, उसको वैसे मोटर वायर कहते हैं। उसके अंदर 3 फेज लाइंस होती हैं और 5 जो हैं वो सेंसर लाइंस होती हैं, वो थिन होती हैं। और ये सारी के सारी आपने एज आई वुड से एज थिन एज पॉसिबल बनानी होती हैं। तो उसके लिए जो कोटिंग यूज करते हैं, वो कुछ टेफलॉन कोटिंग भी यूज करते हैं, जो पाकिस्तान में वो अगेन मसला है उसका। कुछ लोग पीटीएफई यूज करते हैं। वो डिफरेंट तरह की कोटिंग के वो हैं। जो सबसे थिन आपको कोटिंग मिल सकती है वो टेफलॉन में और एक पीटीएफई में मिल सकती है। अच्छा अगर आप वो नहीं करते, पीवीसी। जी जी। जी जी, कहिए कहिए। पीटीएफई और टेफलॉन एक ही हाँ, चीज है। टेफलॉन जो है वो हाँ, वो ब्रांडेड नाम है, और पीटीएफई उसका जेनेरिक नाम है, यहाँ पे उसको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। डिफरेंट तरीके से लेते हैं। पीएफई भी करते हैं कुछ लोग, मतलब डिफरेंट दो वो- तीन तरह के उसकी कोटिंग्स हैं। जो मैं इनके इधर कंपनीज के पास गया था, उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकेंगे, अच्छा क्योंकि ये इस कोटिंग बहुत थिन होती है। 9 लाइंस के बावजूद वो इजीली उस मोटर के होल में से क्रॉस कर जाती हैं। अच्छा इसको थोड़ा ये सा थोड़ा सा तकसीम कर हाँ, ले दो चीजों में। एक चीज हाँ, हाँ। कहलाती है मैग्नेट वायर या एनेमल्ड वायर, जो कि जी वाइंडिंग में ठीक है। इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा जो नहीं 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 नहीं, दूसरा दूसरा जो मैं है बात कर तार, रहा हूँ वो वायर जो फेज लाइंस होती हैं, जो बाहर से इन होती हैं मोटर को लेके। वो तो बहुत छोटी लंबाई है ना उनकी, तो वो इतना इतना वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है वो। 1 मीटर 1.1 मीटर की होती है टोटल। हाँ हाँ हाँ, सही तो। अजब भाई, इसको इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा वापस लाते हैं सही, ईवी ठीक पॉलिसी से, ठीक लेट्स सही है, कनेक्टेड विद ईवी सही है, पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल, कि आई हमें एग्री। कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। ईवी पॉलिसी का भी थोड़ा सा मैं मतलब आपको बता दूं। बेसिकली ईवी पॉलिसी उस पर लागू है जब आप कोई भी, आप एक इन होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो भी मैन्युफैक्चरर ने इन होना है, उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसको सबसे पहले तो अपना एक डिज़ाइन फाइनल करना होता है, और उस डिज़ाइन के 4 से 5 बाइक्स तैयार करके, उनकी एक कैटलॉग तैयार करके वो ईडीपी में सबमिट करनी होती है। जब वो ईडीपी में सबमिट करता है तो उसको एक डेट मिल जाती है कि आपको इस डेट को हम इंस्पेक्ट करने आएंगे। उस डेट से पहले उसका पूरा सेटअप एसआरओ के मुताबिक वो रेडी होना चाहिए, जिसमें उसकी असेंबली लाइन, उसकी पेंट शॉप, उसका जो है, जो बाकी इन्होंने लवाजमात में एक एसआरओ है, उसमें अगर कहेंगे मैं शेयर भी कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो सारी चीजें तो हो जाती हैं। अब वो ईडीपी वाले उसको इंस्पेक्ट करके अपना वो दे देते हैं, और उसके बाद उनका कोटा भी आ जाता है। उस कोटे के बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है लेवल, वो पीएसक्यूसी का है। जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है वो पीएसक्यूसी में होती है, क्योंकि पीएसक्यूसी की टीम आके इरेशनल तरीके से आपको पहले तंग करती है, आपसे वो चीजें मांगती है जो एसआरओ में कहीं मेंशन नहीं है।
अगर किसी के पास मोटर का अगर उन्होंने देखा है कि है टेस्टिंग का सेटअप, तो वो उससे बैटरी का टेस्टिंग सेटअप मांग लेंगे। बैटरी का टेस्टिंग सेटअप इस वक्त किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास पाकिस्तान में, जो मैन्युफैक्चरर में नहीं है, उनको ये पता लग गया और वो उसका मांग लेते हैं। अब एसआरओ में कहीं ये मेंशन नहीं है चीजें, लेकिन वो अदर देन दैट उनको काफी ज्यादा, हर कंपनी को मैंने जो देखा वो पीएसक्यूसी में आगे काफी स्टक हुए होते हैं, और आखिर में वो फिर पाकिस्तानी तरीके पे ही वो मामला रिजॉल्व होता है। पॉकेट्स में थोड़ा वो जो भी जाना होता है जाता है, और उसके बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एसआरओ उसके से क्या बाद मतलब है? एक्साइज एंड टैक्सेशन एसआरओ से क्या है मतलब जी। है? एसआरओ से क्या मतलब है? एसआरओ ये एसआरओ हर गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये एसआरओ इशू करते हैं कि इनका इसके मुताबिक मामलात होंगे। आप यूं एसआरओ एब्रीविएशन क्या बनता है मेरे ख्याल में, आप एक तरह का गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप कहें तो मैं मेरे ख्याल में ये मेरे पास पड़ा भी हुआ है, मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर हम्म, होती है मैं दिखा भी कर देता हूँ। लेंगे नहीं वो, नहीं, देख आप लेंगे आप उसमें, आप अपनी देख। बात कीजिए वो, लेकिन एसआरओ का मतलब मालूम हो जाएगा कि क्या उसका मतलब क्या है, वो बाद में अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ये देख लेता हूँ, ये एक स्टैटिस्टिक्स ऊपर इन्होंने वैसे जो लिखा हुआ है वो एसआरओ ही लिखा हुआ है, एब्रीविएशन मैंने कभी उसके जरा और नहीं किया। ये सर 656 है एसआरओ जिसके का अंदर मतलब है इन्होंने सर, सारी क्लासिफिकेशन दी है जी। एसआरओ का मतलब है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, शुक्रिया। बस इस तरह शुक्रिया। का है ये ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके मुताबिक ये फिर सिलसिला इनका वो नहीं, जारी रहता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, और उसमें ये आप हर उस हर एसआरओ मिनिस्ट्री और हर मिनिस्ट्री और ये लोग इशू करते हैं अपने अपने रूल्स रेगुलेशन, एफबीआर और ये दूसरे लोगों के साथ ड्यूटीज को कैलकुलेट करना और दूसरी चीजों को, उसकी सारी डिटेल्स इनके अंदर होती है। दूसरे में एक चीज और ऐड कर दूं, किसी साहब ने कहा था 5 एक्सेस मशीन, देयर आर 7 एक्सेस मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल, इफ समबडी नीड्स वी कैन टॉक लेटर। ठीक हो दैट्स गया, ग्रेट। ठीक। अच्छा, इसमें जब वो मैं बता रहा था कि उसके बाद जब वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाता है, वहां तो सिंपल फार्मूला वही पाकिस्तानी फार्मूला है, वो आराम से क्लियर हो जाता है, इतना मसला नहीं है। जो भी उन्होंने मॉडल के हिसाब से यहाँ पे वो जो कमीशन वो तय करते हैं, वो भी मॉडल के हिसाब से, वो जितने मॉडल्स आपके होंगे उतना आपको पे करके वो मामला वहां से क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप अपनी मार्केट में बाइक दे सके। इस सारे प्रोसेस को 5 से 6 महीने इजीली लग जाते हैं। इन 5 से 6 महीने में आपका स्टाफ भी हायर हुआ होता है, आपकी जगह भी आपने ली होती है, अगर रेंट पे तो उसका आपने रेंट भी पे करना है, और सारे आपने खर्चे बर्दाश्त करने हैं। लेकिन बाइक आपका मार्केट में अभी तक आया नहीं होता, ऑल्दो इसको मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा बाईपास कर लेते हैं। जैसे ईडीबी का कोटा आता है तो मार्केट में वो फ्लोट कर देते हैं अपने बाइक, और उनको बता देते हैं कि 2 से 3 महीने बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह का ये सिलसिला चलता है। अभी आ जाता है पॉलिसी की तरफ। तो पॉलिसी का, एडीबी की पॉलिसी तो काफी क्लियर है, जो उसकी अप्रूव्ड रिकमेंडेशन है वो एक अगर मैं सवाल, आपको। एक हाँ सवाल इससे, ये जो अभी आपने 4 से 6 महीने का ये बताया प्रोसेस, इसमें जी, सही मानों में जेन्युइन इवेल्युएशन कहीं होता है या नहीं होता? कोई जेन्युइन ऐसा मरहला एवेल्युएशन। आता है, कोई ऐसा मरहला इसमें बीच में है इन 5-6 महीने में, जिसमें आपने ईडीबी का जिक्र किया और पीएसक्यूसी का जिक्र किया और एक्साइज टैक्सेशन का जिक्र किया, कि जेन्युइन टेक्निकल इवेल्युएशन या टेक्निकल प्रोफेशनल एवेल्युएशन इवेल्युएशन? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो एवेल्युएशन करने आते हैं उनका अगर आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूं तो वो लतीफे से कम नहीं है। मैं आपको अच्छा, ना मतलब एक थोड़ा सा मतलब नहीं, पीएसक्यूसी जिन स्टैंडर्ड पे, कुछ भी मतलब ये नहीं कि है नहीं 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 कोई होता, कुछ ऐसी नहीं कुछ कुछ नहीं होता। चलें, मतलब ठीक है, अगर ऐसा शुक्र। होता तो इनके अप्रूव्ड बाइक्स जो हैं, मतलब वो जब कंपनी लेके निकलती है तो उन सारों को आग ना लगती, ठीक है। हम्म। मतलब वो मैं भी कुछ नहीं कहता। आपको मैं अगर कहें ना, ये तो मेरे पास टेबल है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ तो किसी तो तरह एक तो वैसे ही पॉलिसी उसमें पॉलिसी भेज दीजिएगा फरहान भाई, तो I'll send it out in the WhatsApp group. वो असल में आप अंदाजा लगाएं, उसमें ईवी की बाइक है और उसके अंदर स्मोक के बारे में लिखा हुआ है कि स्मोक कितना होना चाहिए। उसकी डेसिबल 85 डेसिबल तक अलाउड है कि वो होनी चाहिए, और कुछ मतलब ऐसी मज़ाक़ा खेज चीजें हैं, और उसी के मुताबिक वो आके टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तो जो टेस्टिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट है,
जी 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 अच्छा, कहिए। इसमें खासी जी चीजों पे ये कि डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आई थिंक जस्ट हाँ टू कीप फोकस्ड ऑन द पॉलिसी साइड ऑफ थिंग्स कि हम्म पॉलिसी में कहाँ कहाँ पे जो है वो इस वक्त देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेट्स साथ में ये भी तो पॉलिसी का हिस्सा है कि पिक। उसका 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 लाइसेंस कैसे मिले, उसका प्रोसेस कैसे मिले, वो पॉलिसी का हिस्सा होगा ना वो तो। हाँ, नहीं नहीं, वो सही है अर्जुन भाई, लेकिन वी स्टार्टेड द डिस्कशन कि मोटर मैन्युफैक्चरिंग जो जी पाकिस्तान सही में हम सही, अगर ठीक करना चाहें ठीक है। तो वो इट हाँ मेक्स इट हाँ, मोर वो मैं उसकी एक्सपेंसिव, तरफ आता हूँ, वो मैं राइट? उसकी तो उसकी तरह, मैं बिकॉज आई थिंक दैट्स अ वेरी की एरिया ऑफ द पॉलिसी कि अगर हम चीजें पाकिस्तान में बनाने में महंगी पड़ रही हैं तो हाउ डू वी गो अबाउट एड्रेसिंग दैट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसमें बताता हूँ, मैं उसमें बताता हूँ आपको। हमने बेसिकली चूंकि मोटर मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस से गुजर के अभी हम प्लांट बंद भी कर चुके हैं 7 माह पहले, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि लोकल पार्ट्स का अभी तक वो जो एज्यूम किया हुआ है ना उन्होंने, लोकल पार्ट्स को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया हुआ। लोकल पार्ट को लोकल पार्ट ही रखा हुआ है और उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है, चाहे वो बॉडी पार्ट है या वो ईवी का पार्ट है। पॉलिसी इस बारे में खामोश है, और जिस बारे में पॉलिसी खामोश हो तो आपको हायर साइड पे रह के वो करना पड़ता है। अब इस वजह से जो मोटर कंपनीज हैं वो आपसे ले ही नहीं सकती। अगर मुझे आज ये टास्क दिया जाए तो आफ्टर अबाउट 3 to 4 months, वो भी इस वजह से कि वो मशीनरी इंपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, आफ्टर अबाउट 4 months वी कैन प्रोड्यूस 500 to 700 मोटर्स पर डे बड़े आराम से, कन्वीनियंटली वी कैन प्रोड्यूस इट। बट उनमें से 5 मोटर भी हम सेल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिन कंपनीज को भी सेल करना है उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री हमसे लेना है, सेल्स टैक्स में उनको हमसे लेना पड़ेगा। सेल्स टैक्स 18% ऑन लोकल पार्ट्स। जो इंपोर्ट है उसके ऊपर 0% सेल्स टैक्स है, सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी है। हम किसी भी सूरत चाइना की प्राइस से मैच कर ही नहीं सकते वंस वी हैव 18% सेल्स टैक्स। ये एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल ही नहीं है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा, सेल्स टैक्स निकाल दें तो फिर कम्पीट कर सकते हैं। जब सेल्स टैक्स अगर निकाल दें तो देन वी कैन compete किसी हद तक। उसकी वजह यह है कि पार्ट्स के ऊपर आप एज पर लॉ आपको काफी रिबेट है, लेकिन मैंने इस रिबेट के बावजूद जब सामान मंगवाया तो आपके कस्टम में अगर आपकी इजारादारी नहीं है कहीं तो 0% सेल्स टैक्स है स्टेटर पे, बड़ा क्लियर मेंशन्ड है। उन्होंने जब मैं पहुंच गया उन्होंने कहा नहीं जी ये स्टेटर है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम इसके ऊपर आपसे 20% सेल्स टैक्स 20% कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, जबकि अब बड़ा अब क्लियर है कि उसके ऊपर 0% है। अब ठीक है, बियरिंग्स तो इस तरह बियरिंग्स के प्रॉब्लम्स भी। हाँ, बियरिंग्स कुछ कहना चाह रहे थे? बियरिंग पे ड्यूटी है क्या? बेयरिंग पे तो बहुत शदीद ड्यूटी है। बेयरिंग तो उनका मतलब बड़ा पसंदीदा है कस्टम वालों का। बेयरिंग कहीं नजर आ जाए तो उस पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, बेयरिंग हमारा वैसे बेयरिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हम वैसे जापानीज बेयरिंग यूज करते हैं पाकिस्तान में, जो हमारी अपनी मोटर्स में हम यूज करते थे, और चाइनीज बेयरिंग तकरीबन उसके हाफ में मिल जाता है। तो अगर दोनों बेयरिंग्स को निकाला जाए तो मोटर में 500 से 700 रुपए का फर्क पड़ता है। तो आपकी रिकमेंडेशन ठीक क्या हो गया होगी? जी? पॉलिसी में क्या चेंज आना चाहिए कि मोटर ये बनाना? रिकमेंडेशन मैं बताता हूँ। ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ईवी कमेटी का, चूंकि मैं मेंबर भी हूँ, हमारी तरफ से पूरी कमेटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर को ये पुटअप हुई थी, और उन्होंने रिटर्न में गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की हुई है कि ये इतनी बड़ी अनोमली है, इसको हल किया जाए। लेकिन तकरीबन 8 माह हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उधर से। अच्छा, मैं लेकिन पर्सनली भी इसमें डायरेक्टर एडीपी से मिला था इसी सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कहा आप हमें लेटर लिखते हैं, हम देखते हैं। तो वो मुझे समझ आ गई थी कि लेटर लिखने पे होना कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगा असलम आजाद साहब, आई थिंक ही स्टिल स्टिल विद अस। असलम साहब, आप शुरू में वेबिनार शुरू होने से पहले आप थोड़ी सी बात कर रहे थे कि ज़रूरत है कि रिकमेंडेशंस को सही जगह पे पहुंचाया जाए, तो उसमें कुछ अपनी थॉट शेयर कीजिएगा उसके बारे में कि ये एक रिकमेंडेशन है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसको कैसे, हाउ डू वी गेट इट टू द राइट फोक्स? थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि लास्ट वीक में भी बहुत सारी डिस्कशन हुई, लेकिन पॉलिसी के ऊपर बात नहीं हुई। थैंक्स गॉड आज पॉलिसी की थोड़ी बात हुई है।
लेकिन मैंने जैसे कहा था कि पॉलिसी जिसने पढ़ी है उसके अंदर से अगर उसमें 15-20-30 पॉइंट्स हैं तो उनमें से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कहें कि जी पॉलिसी के अंदर ABC या 20 नंबर पॉइंट्स जो है ना उनका या फलां पैरा के अंदर ये चीज़ दी गई है वो हमें हमारे लिए सूटेबल नहीं है। बेसिकली दो एरिया हैं, एक एरिया वो है जहाँ पर लोग जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, और दूसरा एरिया है जो लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज है और उनकी कैपेबिलिटी भी है, वो अपने एरिया अपने एंड से उसको देखें। दोनों का देखने का तरीकाकार अलग अलग है। लिहाजा अगर इसको इस तरह से डिबेट की जाए कि आप उस पॉलिसी को पॉइंट टू पॉइंट पे देखें कि आप जो कौन से ऐसे पिन पॉइंट करते हुए कि पॉलिसी के अंदर कौन से पूछा पॉइंट उससे है मैं फ्रेंड कॉल कर जिनके अंदर आप कहते हैं जी कि ऑलरेडी ये पॉलिसी दी गई है, इसको हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इसको ये किया जाए तो ये बेनिफिट होगा, लेकिन इस तरफ पॉइंट की तरफ पूरी पॉइंट बात होती नहीं है कहीं भी। तो मैं जो है ना ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मुझे ये जो इन्होंने चैम्बर को भेजे हैं, क्योंकि एक सर्टन रिकमेंडेशन मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अपने एक सर्टन सोर्स है, क्योंकि मैंने EDB को 5 साल एज ए एडवाइजर सर्व किया हुआ है, और इसके अलावा कुछ अदारों के बदल जरिए हो जो गई इस वक्त फिर मैं काम हमारे कर रहा की हूँ बदल बोल उसमें ये भी जो पॉलिसी के अंदर अच्छा ये वो ना जरूरी होगा कि हम आपने जो चैम्बर को वहाँ लाहौर चैम्बर को दी है, अगर आप काइंडली वो मुझे फॉरवर्ड कर सकें तो मेक श्योर कि जो मैंने तो ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं, लेकिन जो मैंने सबमिट किए वो भी आपको शेयर करूंगा, और आपने जो सबमिट किए हैं वो मैं अपने टॉप लेवल पे डिस्कस करके तो पता है तो ना मैं जब आपको पोर्टल में गेट बैक टू एंटर यू होता हूँ ना तो बिफोर ये ये रिप्लेस हो जो है पॉलिसी जो अगर आपको किया देख जाए रहे हैं तो आप देख लीजिए जिस तरह से मुराद समझते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। असल में आजाद साहब, मैं असल में साद साहब हैं प्रेसिडेंट, जिन्होंने सारे पॉइंट कंसोलिडेट किए थे। मैं उनसे वो पॉइंट लेके तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो EV कमेटी के प्रेसिडेंट है वो साद साहब हैं। हाँ ओके, दूसरे साथ साहब में मैं ठीक नहीं है। हूँ। साद इलाही की बात कर रहे हैं या कोई और साद हैं? नहीं नहीं, ये साद साहब हो रहे हैं। ये बेसिकली EVE जो नहीं है, बाइक जो स्कूटर है, ये उनके साथ वो हैं, फर्रुख ओनर है। हैं। ओके। मैं वर्गीस साहब आपको फरहान साहब रिक्वेस्ट करूं क्योंकि ये अभी बहुत शॉर्टली इम्प्लीमेंट होने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट होने जा रही है। मुझे अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई पॉइंट्स आपने रिव्यू करने हैं तो आप रिव्यू करके मुझे भेजिए ताकि उसको अभी वो उसके अंदर एड अप हो जाएंगे। तो अगर काइंडली आप मेरे साथ शेयर कर ठीक सकें है, तो जो मैंने उनको भेजे हैं मैंने आपको शेयर कर दूंगा, तो ताकि हम ठीक एक है, जो ना प्रॉपर थॉट जो हमारी वहां तक पहुंच जाए, जिसका बेनिफिट जो आपने काम करते हुए छोड़ दिया रुक गए हैं। मेरे लिए अफसोस की बात है कि ये मैंने जाना कि आपने काम कर रहे थे बंद कर दिया, लेकिन जिस एंगल से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, जहां आप रोटर इंपोर्ट कर रहे थे, हम ये रोटर को इंपोर्ट करने की तरफ नहीं आ रहे हैं। वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, वो सही कहते हैं कि ये रोटर किसी और पर्पज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी अलावा किसी और मोटर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह उनके जो बहाने हैं। या जैसे आप सेल मंगवाते हैं तो सेल के लिए वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं आपने बैटरी बनाए, ये सेल किसी और कमर्शियल यूज के लिए भी लगा सकते हैं, लिहाजा सेल के ऊपर हम ड्यूटी डालते हैं। तो पॉइंट उनका अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो मिसलीड करते हैं और फिर वो ब्लैकमेलिंग होती है, तो असल में जिनकी डिमांड होती है उनकी तरफ बात जाती नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि इस नीड्स को पूरा करने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से वो टू दी पॉइंट उन पॉइंट्स उठाए जाएं जिनको इम्प्लीमेंट करने से या अमेंडमेंट करने से फायदा होता है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मे बी बाकियों को हो सकता है आइडिया हो इसका, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका जो रिकमेंडेशंस जो डेवलप होती हैं इनका प्रोसेस क्या है टू गेट दोज इम्प्लीमेंटेड इनटू द पॉलिसी। तो आई डोंट नो, अगर आप लोगों में से किसी को भी इसका आइडिया ज्यादा बेहतर है तो मे बी यू कैन शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एट सम पॉइंट। उससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये हो जाएगी कि क्या प्रोसेस है क्या इसको ले जाने का इन मैं रिकमेंडेशन। इस बात से आपको बताऊं कि अभी तक जो मैंने देखा है कि चैम्बर के जरिए से जो मैन्युफैक्चर के जरिए से ये सारी रिकमेंडेशन ली जाती हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात ये होती है कि सारी रिकमेंडेशन आने के बाद जब वहाँ टेबल होती हैं तो वहाँ ऊपर से एक लेटर आया होता है कि यार ये अमेंडमेंट जो है ना EDB की तरफ से आप बनाकर मिनिस्टर को भेज दो कि ये रिकमेंडेशन आई है। वो जो जितना आपने होमवर्क किया होता है वो धरे का धर रह जाता है। अब मामला ये है कि हम कितने स्ट्रांग हैं कि वो इस किस्म का काम ना कर सके।
क्योंकि मैंने 3 स्टेज के ऊपर काम उनके साथ किया है। एक जो सोलर पैनल्स और सोलर के ऊपर जितने भी इंपोर्ट होती थी, सबसे पहला जो आपका नेट मीटरिंग है उसका हमने डिस्प्ले करके अपने ऑन एक्सपेंस के साथ ये जो है नेपरा को ट्रेनिंग दी थी, उनके सिस्टम को लगवाया था। इसी तरह से फिर हमने एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत सारी जो चीजें इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, फिर कुछ फार्मास्यूटिकल के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैं बहुत सारे 5 साल के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, उनके साथ सर्व किया, इसलिए मुझे ज्यादा अंदाजा है कि मामला कैसे चलते हैं। तो हम जब कोई चीज को पॉलिसी बन जाती है तो उसके बाद एक आदमी कहता है कि फॉर इंस्टेंट उसने कहता है जी कि मैंने लोकल के ऊपर इसके ऊपर ड्यूटी नहीं है लेकिन इम्पोर्ट पे ड्यूटी है, मगर वो जो यूजर है वो कहता है कि मैं एक ऐसी क्वालिटी की चीज लगाना चाहता हूँ जो लोकल बनती नहीं है। तो वहां पर ईडीबी जो है ना वो पॉलिसी बनाने वालों यानी जो मेंबर्स होते हैं उनको बुला लेते हैं, और उसके बाद जो यूजर है जिसने वो इक्विपमेंट लेना है या वो मशीन लगानी है उनको बुला लेते हैं, और ऐदर वे दोनों की टेबल पे बैठाते हैं, वो वहां जो किसी कन्विंस कर रही है वो उसी के ऊपर उसकी ड्यूटी को जो है ना तय कर रही है। मतलब जो ड्यूटी लिखी हुई है वो हर प्रयास नहीं है, उसको डिबेट किया जा सकता है, कोई भी उस टेबल पे बैठ सकता है वापस कि जी मैं ये लेना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये अवेलेबल नहीं है मगर पॉलिसी के अंदर ये दिया हुआ है, लिहाजा इसको रिव्यू करें। तो आपको वो टेबल पे बैठाएंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे, अपना टेक्निकल पैनल को बैठाएंगे, और अगर आप उनको कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो आपने वो पार्ट इंपोर्ट करना है या आपने कोई मशीन इंपोर्ट करनी है, दे विल अलाउ यू। दैट्स माय एक्सपीरियंस। अच्छा, चलिए ठीक है। इसका मतलब साहब मेरा एक सवाल है कि क्या आपकी इस पॉलिसी के अंदर कहीं ये लिखा है कि इसका कोई, क्योंकि ये एक नया सिस्टम इंडक्ट हो रहा है, तो इसका कोई पीरियोडिकल रिव्यू होगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई क्वार्टरली या 6 मंथली ऐसी मीटिंग होगी जिसके बाद जो इम्पेडिमेंट्स इनकाउंटर हुए हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा? लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखा हुआ है कि 2 साल बाद रिव्यू होगा। अगर कहें तो मैं आपको ऐसा है पॉइंट जी, बाय सॉरी पॉइंट मैं जो आपको मैं इसको जरा सा बता दूं कि वो हाँ, जी जी उसमें ऐसा है कि चूंकि एक चीज का अभी स्टार्टअप हो रहा है तो इनिशियली 2 साल के लिए ये दिया गया है चांस कि आपके पास लोकल को आप जब स्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट वाले को परमिट कर दें कि वो जीरो ड्यूटी के ऊपर आ जाए, लेकिन ये 2 साल से ज्यादा का टाइम नहीं है। मगर अगर 2 साल से पहले 1 साल में वो प्रोडक्ट यहाँ लोकली को डेवलप कर लेता तो वो ईडीबी को विजिट करवाने के बाद उसकी टेस्टिंग सब कुछ दिखा देता कि इट्स ऑलरेडी वी हैव डेवलप, तो उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज हो जाए टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चर। थोड़ा सा मैं पॉलिसी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ। मेरा फैन इंडस्ट्री से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है क्योंकि फैन इंडस्ट्री हैज़ बीन डूइंग ब्रिलियंट जॉब इन टर्म्स ऑफ बीएलडीसी मोटर मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजिंग। तो उनकी मैंने ये सीखा है कि दे हैव बीन बेसिकली देयर इज नो साइंटिफिक नॉलेज बिहाइंड इट। सो आमतौर पे ये हो कि फैन इंडस्ट्री इज बीन मेकिंग दीज थिंग्स लोकली, खुद ही बनाकर उसको जस्ट मेकिंग थिंग्स। लेकिन बीएलडीसी मोटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू हैव अ कंट्रोलर, कि उसमें कंट्रोलर जो है वो दैट कंट्रोल द 3 फेजेस और फीडबैक करंट्स वगैरह करके इट हैज़ टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट। और पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो इन्वर्टर बेस्ड फैंस हैं उनमें दे डोंट लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। स्पेशली नीचे अगर चल जाए मुल्तान से नीचे तो वहाँ पर फैंस की तो इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे। तो बीएलडीसी मोटर अगर उसका यूज एज ए ट्रैक्शन मशीन इस्तेमाल किया जाए इन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, देन इट हैज़ टू बी मोर साइंटिफिक। फैन तो चले ये कि इट्स जस्ट स्पिनिंग, लेकिन जो मोटर है इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो पॉलिसी के हवाले से वन ऑफ द मेन थिंग कि जो मिसिंग है पॉलिसी में, कि पॉलिसी की सर्टिफिकेशन, जो बाइक की सर्टिफिकेशन है एफिशिएंसी पे, दैट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ इनिशियल स्टार्टअप के हमें एफिशिएंसी को मेजर करने का तरीका होना चाहिए कि जिसकी बेस पे मिनिमम बाइक की एफिशिएंसी X% या फिर X to Y% होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी बाइक्स जो हैं वो इट्स गोना बी सब स्टैंडर्ड, लो क्वालिटी, दे वोंट हैव एनी कूलिंग सिस्टम कि जिससे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात ना करें, हम पॉलिसी को थोड़ा सा R&D की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पॉलिसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मोटर कंट्रोल में सॉफ्टवेयर इज़ द मेन ड्राइविंग एलिमेंट जो आपको इन्वर्टर का कंट्रोल और मोटर की फेजेस को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इस पे भी ज़रा थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। सबूर साहब मुझे आप परमिट करें तो मैं आपकी रिप्लाई करना चाहता हूँ जो आपने डिस्कस किया।
जो मेन इशू ये है कि जो आदमी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर उसके पास उसके साइंटिफिकली टेस्ट करने का या R&D का उसका नहीं है, और किसी की नकल मार के सिर्फ जैसे मोटर वाइंडिंग वाले करते हैं, तो दैट्स द रियल फेलियर। लेकिन जिसने वाकई इस काम को ये देखता है कि ये फ्यूचर है और BLDC मोटर का फ्यूचर बहुत बड़ा है, तो वो अपना पूरा साइंटिफिकली उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करेगा। और ये जो अगर वो 2 नंबर या लो क्वालिटी की एक चीज को मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसका नाम खराब होगा। अगर उसने एक सिस्टम लगाया, उसकी बड़ी कॉस्ट बेयर की है, तो कभी नहीं चलेगा तो बंद हो जाए। तो लिहाजा इसमें अंदर कुछ लोगों ने जब पहले में स्टार्ट में बनाई है तो उन्होंने कॉपीज की हैं ज्यादातर ने, लेकिन इसके ऊपर अपनी ना R&D नहीं लगाई। अब अगर वो R&D को अंदर से गुजरेंगे, आगे से कंप्लेंट्स आएंगे, तो अपनी चीज को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ हम जो मर्जी कर लें कि आप लोगों को समझाएं कि आप एक सर्टन क्राइटेरिया से गुजरें, इस जगह से टेस्ट करें, आपके पास इस्लाम यूनिवर्सिटीज में या इन एरिया के अंदर ये टेस्ट की एरिया लगे हुए हैं, वहाँ आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, या सर्टन छोटी अमाउंट देकर आप इसकी टेस्ट की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। मगर वो उस तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब वो उनके 2-4 हज़ार जो है ना वो चीजें चली जाएंगी वहां से, लोगों से बुलशिट होगी, उसके बाद फिर वो सोचेंगे अच्छा आप बेहतर करना चाहिए, या कोई और बेहतर करने वाला आ जाएगा। तो ये यहाँ एक ट्रेडिशन है, इस तरफ जाने के लिए लोगों का रुझान कम होता है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी अभी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फीचर है BLDC मोटर का, और खासतौर पर बाइक के लिए या सिमिलर बाइक टू अदर मोटर, तो इस तरफ किसी भी यूज के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है। BLDC मोटर सिर्फ मोटर बाइक के लिए तो नहीं है ना। लिहाजा इसको इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको इस फेज से गुजार के वापस लाना चाहिए। जी जी, मेरा मकसद बिल्कुल यही यही इसी की तरफ आना है। लास्ट वीक में भी हमने इस पे डिबेट की थी कि पॉलिसी जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन दुनिया में, इवन ये कि अगर आप बांग्लादेश के अंदर भी चले जाएं तो वो उनकी पॉलिसी जो है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि बाइक के लिए मिनिमम ड्राइव साइकिल की ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप उसको सेल करें। चाइना, इंडिया, एवरीवेयर, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी एक मिनिमम ड्राइव साइकिल है जो जो हमारी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए कि ये कम से कम आपको, अगर इस पे आप ड्राइव करें तो इसमें इतने किलोवाट आवर की कंजम्पशन हो, या जो भी हम डिफाइन करें सिटी के हिसाब से या मुल्क के हिसाब से, एक एक लेवल और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसकी इसकी तरफ तवज्जो की बहुत ज़रूरत है पॉलिसी के अंदर। और दूसरा यह है कि जहाँ तक आपने R&D के बारे में बात की, तो R&D के बारे में वी हैव गॉट फुल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ R&D from UK side, from Pakistan side. Okay, we really want to bring this technology in greater depth, क्योंकि Pakistan, I think motor is consuming in the future 60 to 70% of the global power. Can you imagine? This has been there are white papers मैं आपको भेज सकता हूँ कि दुनिया की जो पावर है जो जनरेट होती है, that's going to be consumed 60-70% by the electric motors. तो हमें अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, नॉट जस्ट वो इलेक्ट्रिक EV के हवाले से, बल्कि एज ए जनरल this should be taken as a serious driving technology जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होनी चाहिए with knowledge based. Agreed. I think that this is a key area along with batteries. I think this is a key area. ऑल्दो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी बात हुई है स्टैंडर्डाइजेशन के जुमरे में ज्यादा आती है, जी जो PSQCA के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इनहेंस कैसे किया जाए फॉर EVs। वहाँ पे एक लुक्स लाइक देयर इज अ वाइड गैप देयर। लेकिन वो है ना कि एक मुहावरा उर्दू का कि किसके शेर के गले में घंटी कौन बांधे, या बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। मसला वही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये तरीके तो मौजूद हैं, लेकिन जो अप्रूवल प्रोसेस है कोई भी उसमें जो है वो टेक्निकल इवेल्युएशन नहीं होता। तो अगर आप इस तरह के कवानीन बना भी लेंगे, आपने बना भी लिए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? शेर के गले में बिल्ली कौन बांधेगा? घंटी कौन बांधेगा? अजमल साहब, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि इस केस से मैं PSP से गुजरा हूं और मेरी कोई 50+ मीटिंग्स हुई, जिसमें साजगार मोटर और टेल्को और बहुत सारे जो 3 व्हीलर्स बनाने वाले, 2 व्हीलर्स बनाने वाले, इसके अलावा जो 4 व्हीलर में टोयोटा, हुंडा, सुजुकी, किंची, इन सारों के लोग जो है ना, क्योंकि मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट है, जितने लोगों ने मेरे स्टैंडर्ड्स की अप्रूवल्स के लिए जो आए थे, तो उन्होंने बहुत आसान काम होता है।
आप कोई भी चीज़ जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, उसके लिए ये जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सब के मेंबर्स को लेते हैं, और उसके बाद जो कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, यानी अभी आप बैटरी की बात करना चाहते हैं या मोटर की बात करना चाहते हैं, तो उसकी स्पेक्स उनके साथ डिस्कस करते हैं। फिर वो उनके इन डिटेल जो है ना उनको एक टेस्ट प्रोसीजर से गुजरते हैं, वो सारे इसके विटनेस होते हैं। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं WP29 का प्रोटोकॉल, उसको भी सामने रखा जाता है, और उसके बाद उसके लिए उनका एक डॉक्यूमेंट बनता है कि ये जो है ना अप्रूवल PSPC ने की है, ये प्रोसीजर है। मैं तो इससे गुजरा हूँ, बाकी कोई शॉर्टकट करता हो तो इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये 7-8 दफा में मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर गया हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अब जब हम वापस आ रहे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग के 4 साल के अंदर, जो बीच में गैप गुजर गया है, वहां पर तो सिर्फ यही था कि सोर्स हो गया तो उसको डॉक्यूमेंट मिल गया। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो दोबारा से चीज को ऑन ग्राउंड रियलिटी की तरफ आ रही है। जो मामला अंडर हैंड हो जाते थे वो शायद अभी दोबारा से रिव्यू होना शुरू हो रहे हैं। लिहाजा अभी अभी जो ईवी पॉलिसी के अंदर हमने अपनी इनपुट दी हैं, और ब्रिगेडियर साहब मुझे देंगे, उनको भी हम कंपाइल करके देंगे, और मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो उसके अंदर एडअप होंगी, और उसके बाद पीएससी को हम उस पर पाबंद करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना जब तक नहीं होगी, कोई बाइक या कोई मोटर बाइक को सेल नहीं कर सकता अनटाइम अनलेस उनकी सर्टिफिकेशन नहीं होती। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंश्योर करवा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। बस यही चीज़ है जिसकी कमी है कि कवानीन कागज पे तो बहुत हैं, उनके एक्चुअल उनके पे अमल जो है वो मसला होता है। तो लेकिन ये जो मैं तो सर सबूर साहब यहाँ कह तक मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर एक बैटरी टेस्टिंग की बात है ना, वो सर्टिफिकेशन लेता है कि कंपनी ए या कंपनी बी की जो बैटरी है, जो लिथियम वाली बैटरी है, वो अप्रूव हुई है, और उसका जो अप्रूवल के बाद जब वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट करेगा किसी मैन्युफैक्चरर के लिए, तो उसका बारकोड के थ्रू करेगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी 2 नंबर लगा कर उनका नाम ले ले, तो वो उसके नाम से कोई और बेचना शुरू हो जाए। तो जब उसके अंदर बारकोड होगा और उसके अंदर एक छोटा सा एक ऐसा सेंसर है जो आपके कोडिंग के थ्रू आप डिकोड करते हैं उसका जो बारकोड को, लिहाजा वो आम आदमी के बस का ऐसा काम होगा नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश है अगले 4-6 महीनों के अंदर अंदर ये चीज को इम्प्लीमेंट करने की तरफ ले आए। पहले हम पॉलिसी के अंदर डला लें, और उसके बाद PSKC के जो है ना पाबंद करें कि ये इस पॉलिसी को सबके इम्प्लीमेंट करवाएं, और ये सर्कुलेट करेंगे, फिर अपने आप लोग जो है ना, अभी आप देखें 32 लोगों को इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिए हैं, लेकिन उनमें कर कितने रहे हैं? 2-3-4, और वो भी बस ऐसे एक आध शायद को नई सेल लगाता है बैटरी के, बाकी वो यूज सेल की बैटरी बना के लगा रहे हैं, और जिसके नतीजे में जो है ना वो क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन किसी किसी पे नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये मामला सारा होता जा रहा है, और सेकंड हैंड मार्केट ढेर लगे हुए हैं, बैटरियां लोगों को मोटर लगाकर दे रहे हैं। तो जिसका नतीजा ये है कि एक जो चीज अच्छी आने वाली है उसके अहमियत पहले से खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वो अपने मनी मेकिंग बना चक्कर में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2-4 लोगों का ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले की एक ही आवाज होती है और 2 की 11 बन जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, तो मैं एक मुख्तसर एक अगर साथ में 1 मिनट दे तो मैं एक जी बात कहना चाहूँगा। जी वो अहमद। ये कि ये क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स की और सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, पॉलिसी का हिस्सा है एक तरह से ये भी। कम से कम जो पॉलिसी से जो है डिराइव करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे कम से कम अमेरिका में और इवन यूरोप में भी इसी तरह का तरीका है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट पॉलिसीज बना देती है, रेगुलेशंस बना देती है। उसके बाद जो उसकी वैलिडेशन और टेस्टिंग और जो डिज़ाइन है, वो जो कंपनीज है जो काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और अब मसला नहीं है कि अमेरिका में एक चीज़ बन रही है वो यूरोप में बिकेगी, तो उसकी उसकी सर्टिफिकेशन यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर करनी है तो उसके लिए विटनेस टेस्टिंग कहलाती है। वो इंडिपेंडेंट लैब्स होती हैं जो कि उसके लिए सर्टिफाइड होती हैं कि वो टेस्टिंग कर सकती हैं। तो उसमें उसमें ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ हुकूमत की ही करें। हुकूमत का मकसद है पॉलिसी बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना कि इस तरह ये काम होगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी बाजार में आ नहीं सकती। तो उसकी उस वो जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन उस पे अमल करना, उस पर तफसील से अमल करना, वो सारे का सारा काम जो है ये प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो करती हैं, ईमानदारी से करती हैं, झूठ नहीं बोलती। झूठ बोला था वोक्सवैगन ने झूठ बोला था अपने एमिशंस के बारे में, तो $10 बिलियन का फाइन उस पर हुआ था। 10 अरब डॉलर का फाइन हुआ था उस पर। ये 2010 की बात है, 2009 की बात है, कब की बात है। डीजल इंजन के एमिशंस पर उसने झूठ बोला था। तो ये इसमें हुकूमत का रोल जो है, उस पर अगर बहुत ज्यादा हुकूमत का रोल देंगे तो वही मसला है। तो कोशिश ये नहीं, करें कि हुकूमत हुकूमत का जो है पॉलिसी सॉरी बनाए। मैं
मैं एक एडअप कर लूँ। देखिए हुकूमत का रोल इतना है कि जब आप अप्लाई करते हैं, हुकूमत अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देती है, वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको फ्रंट लाइन पे आती है। उसके बाद वो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो नंबर ऑफ लोग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सिमिलर टाइप के, उन सबको कॉल करती है, ज्वाइंट मीटिंग करती है। उसके बाद जो उसकी अप्रूवल लेने वाला होता है, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है कि उसके जो टेस्ट कहाँ से उसने करवाए हैं वो फिजिकली उनको उन जगह पे ले जाए और उनको फिजिकल टेस्ट कराए, उनके जो जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। लेकिन अब पहले ऐसा ही होता, 2019 से पहले ऐसा ही होता था। बीच में ये मामला सारा गड़बड़ हो गया और आई एम श्योर कि अभी हम अगले साल से जब हम इंटर हो रहे हैं तो इसके अंदर से ये दोबारा से उसी तरह होगा कि जिस किसी ने भी अभी आपने बैटरी को सेल करना है, अगर उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो सर्टिफिकेशन लेने के लिए वही होगा, एक टेक्निकल कमेटी बनेगी और वो जहां से उसकी टेस्टिंग है, ये गवर्नमेंट ने अपने पास टेस्टिंग नहीं रखी हुई है। अगर वो कोई भी टेस्टिंग लैब मुख्तलिफ जगह पर जहाँ जहाँ लगी हैं वहाँ के उनके पास एक लिस्ट है, आप फला फला जगह जाएं, लेकिन वहाँ फिजिकल लोग जन जाते हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो साथ लेकर, वो 3 7 8 10 मेंबर की वहाँ जाती है। उनको पूरे का पूरा टेस्ट करवाने के बाद वो उसको एग्री करते हैं और उसकी एक मिनट शीट बनती है और हर टेस्टिंग की मिनट शीट उसके अंदर फाइल होती है और उसके बाद उसको फाइनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि पिछले दिनों में जो हो गया हो गया। लेकिन आई एम श्योर जो जो कंप्लेंट्स है उसको सामने रखते हैं, इसके बगैर कोई और ऑप्शन नहीं होगा। थैंक यू। ठीक, मैंने भी थोड़ा सा एक लिंक शेयर किया है कि यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर यूरोप के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक कॉमन एग्रीमेंट है जिसके अंदर तमाम कंट्रीज़ की एक टाइप अप्रूवल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के अंदर आती है। मसलन यह है कि यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका नाम है वीसीए। वीसीए इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी के उन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये जो हैं 50 टेस्ट जो हैं आपको करने हैं, इसके बगैर आप कोई भी गाड़ी यूके के अंदर, चाहे वो टोयोटा की हो चाहे वो VW की हो, आप ना तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं ना उसको लोकल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब ये होता है कि जब भी आप कोई कार मैन्युफैक्चरर जब बनाता है गाड़ी, तो सबसे पहले ये है कि टाइप अप्रूवल उनको लेटर लिखता है कि हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप हमें जो है ना ये इसके लिए तमाम जो सर्टिफिकेशन है उसकी हमने एविडेंस जो है XYZ इन कंपनी से हमने गैदर किए हैं, लेकिन आप अपने भी टेस्ट कर लें। तो उनके होते हैं कि वो दे डोंट डू ऑल 50 टेस्ट, दे डू मे बी 5 और 6 टेस्ट रेंडमली सेलेक्टेड, ताकि उनकी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो कंफर्मेशन हो जाए। एक तो ये है कि वो थर्ड पार्टी से करवाते हैं, दूसरा ये कि उनके अपने इंडिपेंडेंट टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट लैब्स भी हैं जो VCA के अंडर है, जो डायरेक्टली, ताकि वो मोनोपोली में ना जाए, ताकि वो थर्ड पार्टी से जो करप्शन वगैरह भी यहाँ पर भी होती हैं, ऐसी करप्शन के लोग अप्रूव करवा लेते हैं जान पहचान से, और फिर क्या है कि VCA के पास जाते हैं कि हमारी जो ना सब कुछ हो गया। तो VCA ने ये किया कि अपने रेगुलेशन के लिए अपनी टेस्ट लैब भी बनाई है और इसके अलावा थर्ड पार्टी से भी करवाते हैं। ठीक है, इस तरह का मेरे ख्याल में सेटअप, आई डोंट नो असम साहब, अगर इस तरह का कोई सेटअप पाकिस्तान में इस वक्त है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये कि समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स। व्हाट आई हर्ड, आपने भी शायद सुना होगा डॉक्टर नवीद अरशद से कि उन्होंने कोई लैब बनाई है टेस्टिंग की, बैटरीज की एटलीस्ट, एंड ही वाज इनवाइटिंग अस टू कम एंड टेक अ लुक एंड यूज इट। ये उसके अलावा वो NIC प्रोसेस पे में जो है, वो बात प्रोसेस में है अभी। वो लम्स में वो बनाई है, बना रहे हैं। वो कहते हैं कि 4 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अच्छा, सर्टन पार्ट इन इन इस वक्त इस्लामाबाद नफ्स कैंपस के अंदर है। और उनकी जो है ना आपकी मोटर टेस्टिंग का एक पूरा आपको ग्राफ बनाएंगे, उसका लोड डालेंगे और उसके अंदर उसकी जो कंप्यूटराइज आपको प्रिंट देंगे और एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा कुछ PCSIR के पास थोड़ी सी फैसिलिटीज है। वो आपका वाटर बॉन्डिंग यानी इसके वाटर प्रूफिंग के सिलसिले में, इस तरह और बहुत सारे डिफरेंट आ रहे हैं। जब हम PSQC को अप्लाई करते हैं कि हमें ये चीज़ को सर्टिफिकेशन लेनी है, तो वो आपको पूरी लिस्ट दे देंगे कि फला एरियाज के अंदर ये टेस्ट लैब्स अवेलेबल हैं, आप उनकी जो है ना वो टेस्ट करवा के साथ अटैच करिए। फिर हम कमेटी कॉल करेंगे, वो सारे जो भी स्टेक होल्डर होते हैं, देन उनको वो एक लेटर डालते हैं, फिर एक सर्टन टाइम होता है उसके अंदर सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो अपनी एक प्रेजेंटेशन आप देते हैं, फिर आप अपने टेस्ट उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद वो डिफाइन करते हैं जी ओके इन 10 टेस्ट में से 4 लोकेशन पे हम जाएंगे और रैंडम जिसको भी चूज कर लें। तो बेसिक प्रोसीजर यही है। लेकिन अब चूंकि मैंने जैसे कहा पिछले 3 4 साल में इसको फॉलोअप नहीं किया गया, लेकिन अब टाइम आ गया है, चूंकि ये अभी EV ग्रो कर रही है, तो इसके लिए इसको जो है ना इसकी सख्ती करने की बहुत जरूरत है। यही चीज हमने कोशिश की है कि आपकी EV पॉलिसी में हो, ताकि आप उसी को जिसको भी आपने लाइसेंस इशू किया है
और लाइसेंस उसने इस 32 लोगों में से शायद 25 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई सेटअप भी लगाया और उनको लाइसेंस मिल गया है, बस ये है। अब अभी उन सबको रिव्यू करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि आप एक टीम बनाएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप खाली ईवी के आपके ईडीबी के लोग ना हो, आप स्टेक होल्डर के मेंबर भी साथ लें और उनको भी विजिट साथ कराएं। जब आप जिस चीज को आपने लाइसेंस दिया कि आपने लाइसेंस तो ले लिया, इसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको 6 मंथ अगर गुजर गया तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। तो अब मसला यह है कि लोग जो है ना, जैसे प्लॉट की अलॉटमेंट होती है तो किसी एक्स चीज के लिए ले लेते हैं और फिर सालों साल पड़ा रहता है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगती है। सिमिलरली यहाँ भी जिसने लाइसेंस लिया, अगर 6 महीने गुजर गए हैं, वो उसके प्रोडक्शन नहीं करता, तो उसकी एक ज्वाइंट जिसमें स्टेक होल्डर होंगे साथ, वो विजिट करेंगे कि हाँ फैसिलिटीज है, क्यों कोई रीजन है क्यों नहीं प्रोडक्शन कर रही, या ऐसे ही इसने फेक ले लिया। इसी तरह से इक्विपमेंट जो है, या बाइक है या उसकी मोटर है या किट है या बैटरी है, उसकी भी अप्रूवल्स के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी ईमानदारी के साथ सारे बेनिफिट्स उठाएं, और ये लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो बाद में जो है ना, कोई पूछने वाला नहीं होता है, बेचारा जलील होते रहते हैं रोडों पे, वो बच जाए। गुड टू नो। जी जी अच्छा असम साहब, आपने जिक्र किया इसका पीएसक्यूसी लिस्ट का, कि वो उनके पास लिस्ट है कि टेस्ट लैब्स कौन कौन सी टेस्ट कर सकती हैं, तो वो लिस्ट आप शेयर कर सकते हैं उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर उसको डाल दें। सर मैं 2019 तक पता है, क्योंकि मैं उनके साथ इन टच था। उसके बाद मैं अभी तक उनके साथ नहीं, अभी मैंने दोबारा ईडीबी को के प्लेटफॉर्म पे दोबारा आया हूँ, मिनिस्ट्री के लेवल से दोबारा आया हूँ, और इसके रेलेवेंट जो लोग इनको वो टॉस देकर काम करवाते थे, उनको टॉप से पकड़ा, जो ईडीबी को इंस्ट्रक्शन देता था कि जी आप ये ऐसा कर दें। नीचे जो कुछ बना के आप लेके आए हैं चैम्बर से या कहीं से भी स्टेक होल्डर, उसको एक तरफ रख देते थे। अभी मैंने इनके साथ ऊपर वालों को पकड़ा कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बात होगी, अभी आप यारी नाक डूबी हुई है, हमें आगे की चलना है, लिहाजा अभी आपको स्टेक होल्डर के साथ लेना। मेरी पूरी कोशिश है कि स्टेक होल्डर साथ लें, उनकी जो इनपुट है, जहां जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो लाहौर चैम्बर को दिए, उनके पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे, उनको भी सामने रखेंगे और उसको सामने रखते हुए ये चीजें डालेंगे, ताकि पीएसटीसी को पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप इनको फॉलो अप करवाना है। ठीक है, ठीक। सर मैं आपको थोड़ा सा पीसीएसआईआर का भी बता दूं, क्योंकि आई पर्सनली वेंट टू दैट प्लेस फॉर मोटर टेस्टिंग। हम अपनी मोटर की टेस्टिंग अभी चाइना से करवाते हैं, तो हम बेसिकली उसको हमने के सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाकिस्तान में, तो हम उनके थ्रू करा लेते हैं और वहीं से सारे ग्राफ्स और बाकी जो सारी रीडिंग है वो आ जाती हैं। यहाँ पे मैं गया था हब मोटर के लिए, तो पीसीएसआईआर में अभी तक हब मोटर के लिए कोई सेटअप नहीं है। तो मेरे कुलीग हैं, वो कंसल्टेंट हैं इनके साथ, तो उनके थ्रू मैंने अप्रोच किया था। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ बहुत ही सरकारी टाइप माहौल था, एंड वो उसी तरह के आप भिजवा दें, हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो जिस तरह का वो सेटअप था और जितने लोग उधर इंटरेस्टेड थे, वो नज़र आ रहा था कि यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। उनके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे आजाद साहब ने कहा, अगर आपने कोई इवन टेम्परेचर टेस्टिंग करनी है, कुछ और चीज़ों की करनी है, वो अवेलेबल है उनके पास सेटअप। सेकेंडली उनके पास मोटर टेस्टिंग जो हब मोटर नहीं, दूसरी जिसको हम मिड ड्राइव मोटर कहते हैं, उसके लिए मतलब करीब करीब उस तरह का सेटअप अवेलेबल है, वो वहां से टेस्टिंग कराई जा सकती है। ये पीसीएसआईआर का फरहान कौन सा दफ्तर है, ये कहाँ किस जगह पे है ये वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं? सर ये ये लाहौर में है। पीसीएसआईआर का काफी ह्यूज सेटअप है एट कौन से शहर वेरी कौन कॉस्टली प्लेस इन पाकिस्तान, इन लाहौर। अच्छा, नहर लाहौर है में। फिरोजपुर रोड पे, नहर का जो ब्रिज है एफसी कॉलेज के बिल्कुल करीब, वहां पे इनका सेटअप है। इट्स अ ह्यूज सेटअप। अच्छा सर, ऐसे है कि मैं और एड अप कर दूं कि अभी जो टेस्टिंग है ना, जैसे आप पहले पीएसक्यूसीए या पीसीएसआईआर को स्पेसिफिकली देते थे कि हमें ये टेस्ट करने, तो अभी जितनी भी टेस्ट है हमने इनको रिकमेंडेशन दी है कि वो टेस्टिंग, खाली आपने एक इक्विपमेंट दिया और पीसीएसआईआर को कहा कि आप हमें टेस्ट कर दीजिए या ABC, तो उसने एक सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अभी उस टेस्टिंग के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक टीम मेंबर जो है ना, वो साथ प्रेजेंट होंगे, तो तब उनकी सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट होगी, वरना वो तो पैसे देकर कोई बनवा के ले आता था, वो उन्होंने अपना इमेज खराब कर लिया, बहुत बुरी तरह कर लिया। लिहाजा इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि जो भी अदारे हैं, जहां से भी आपने टेस्टिंग लेनी है, उसकी कम से कम जो आपके जो टीम के मेंबर्स हैं, वो 2-3 जो रिकमेंडेड है कि जी ये लोग, जैसे हम ये जो सोलर के सिलसिले में इसकी जो टेस्ट का था, वो एक हमने टीम बनाई थी, और उसके लिए जो
फ्लैश टेस्टिंग है उसके सर्टन एरियाज के अंदर टेस्ला और बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपने फ्लैश टेस्ट के लिए फैसिलिटी सबके लिए ओपन की थी कि आप कहीं से भी आप पैनल परचेज करें, जहां से दिल चाहता है आप हमारे पास ले आइए और हम यहाँ पर ना होने के बराबर कॉस्ट पे आपको टेस्ट कर देंगे कि ये पैनल उसी ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, या ये किसी ने ऐसे फोटोकॉपी करके पेपर लगा के शीशा लगा दिया ऊपर, क्योंकि इस किस्म के बहुत सारे काम ऐसे हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश है कि ये ईवी के बारे में जितनी भी टेस्ट होंगी वो थर्ड पार्टी जब आप करवाते हैं तो उसके अंदर कोई आपकी मेंबर कमेटी के एक दो साथ विटनेस करें कि जी हमारी मौजूदगी में ये चीज टेस्ट की गई अच्छा अच्छा। असलम साहब, आपने बात की स्टेक होल्डर्स की, तो इज देयर अ ग्रुप ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जाके रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करते हैं, या इज दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड? है। इसमें सर दो चीजें अलग अलग हैं, जैसे मैं आपको कहा ना कि एक वो है जो इंपोर्ट करने वाले हैं, और इंपोर्ट करने वाले तो इसके अंदर स्टेक होल्डर उस तरह नहीं बनते, लेकिन क्योंकि जैसे पाकिस्तान में गाड़ी का क्रैश टेस्ट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हमने पीएसक्यूसी को ईडीपी के थ्रू जोर डाला था कि उसका हमने TC1 भी अप्रूव किया कि आप टोयोटा सुजुकी कोई भी आता है दुनिया भर की गाड़ी यहाँ से आ रही है और जो भी सर्टिफिकेशन लाते हैं वहां से उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास इसका कोई अरेंजमेंट नहीं कि आप इसको क्रॉस चेक कर सकें। तो उसके इसी तरह से इसका लिए एक अरेंजमेंट इस तरह का करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके अंदर वो एक दो तीन जगह हैं जहां पर जो जगह नॉमिनेट की जाएगी, कोई एक यूनिवर्सिटी है या PCSIR जो भी एरिया है, या हो सकता है हमारे पास वो पब्लिकली ओपन कर दें कि ये टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। जब आपने देना तो अदारे का बंदा आएगा और जिसने टेस्ट करानी, और जो कमेटी के लोग हैं, चूंकि इस वक्त बुराक से जैसे ब्रिगेडियर साहब इन्होंने बना रहे थे मोटर्स और बंद कर दी, लेकिन वो भी बना भी सिर्फ असेंबल कर रहे थे, बाकी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे। वेयर कि हम अभी जो आने वाले हैं हम मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे, इंक्लूडिंग रोटर से लेकर सारी कोर सब चीज की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिसके साथ में ऑन बोर्ड लूँ कि जी आप मेरे साथ बैठकर इस काम के लिए आए। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ब्रिगेड साहब ने जिस चीज को बंद किया है वो दोबारा से इसकी तरफ आएंगे। आई एम श्योर कि जब हम आप एज ए लोकल मैन्युफैक्चरर इसको हम टेकअप करेंगे तो डेफिनेटली इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी आएगी और हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं हो पाएगा। तो ये एक बेहतर है, और मजे की बात यह कि मेरा और ब्रिगेड साहब को ऐसा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं व्हील मोटर हब मोटर नहीं बना रहा हूँ, मैं दूसरी मोटर बना रहा हूँ, ये हब मोटर बना रहे हैं, मगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में दोनों ही BLT की मोटर बना रहे हैं। तो ये एक किस्म का विन विन सिचुएशन है। तो हम ज्वाइन ऑन करके इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली एज ए लोकल मैन्युफैक्चर ले जा सकते हैं, और अपना जो जर मौदला है जिसके लिए हम 4 महीने की एक दफा LC खोलते हैं वो खुलती नहीं है, फिर आप 4 महीने की इन्वेंट्री बनाते हैं, क्लियरेंस में पड़ा रहता है, एक नया आपकी प्राइस वैलिड नहीं होती है, उस चीज से जान छूट जाएगी अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएंगे तो। ठीक है। शुक्रिया आजाद भाई। मैं थोड़ा सा बता दूं, असल में मैंने बताया कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेल, आउटर, साइड कवर्स, ये सारी चीजें बनवाई हैं, लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूं, इनकी क्वालिटी लोकल वालों की जब आप टेस्ट करने के लिए डालते हैं तो 100 में से बहुत मुश्किल से 20 से 30% पीस पास होते हैं, जो कि आपका एक मतलब एक तरह का ह्यूज लॉस भी होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स का हमारे पास जो जो एक्चुअल में स्टील के उस पार्ट में जहाँ पे मशीनिंग और डाई कास्टिंग और ये चीजें हैं, वहां पे हमारे पास पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा या ऐसी चीज ऐसा तबका नहीं है जो हर चीज मेजरमेंट के मुताबिक करे। उनके पास अभी तक वो सूत्र और मिलीमीटरों में ही चल रहे हैं, उनको सॉरी मैं आपकी माइक्रोमीटर बात वाला तो मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फरहान भाई मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। हाँ हाँ। देखिए जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जो फैसिलिटीज उनके पास है वो मिलीमीटर क्या, वो उनकी प्रिसीजन इतनी ज्यादा है कि उसमें आप उसमें कोई एरर का तस्वर नहीं कर सकते। ये फैसिलिटीज मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है पूरे मुल्क के अंदर। वो जो फैसिलिटीज उनके पास लगी हैं, जिनके पास साथ में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 18 से कर रहा हूँ लेकिन स्पेसिफिकली पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, उसी प्रोसीजन के साथ वही इक्विपमेंट को हम पब्लिकली अपने पास लगाएंगे। तो जो आपकी कंप्लेन है, मैं आपको पूरी एश्योरिटी देता हूं कि इस किस्म की सिचुएशन किसी भी तरह से नहीं होगी। अगर आप उसको, क्योंकि डाई कास्टिंग वो जो अंडेल का डालते हैं और वह मशीन से कंप्रेस करके डालते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो उसके अंदर और उसके बाद जो आप उसकी मशीनिंग करते हैं और CNC मशीन के साथ आप उसकी इन 1000 के गैप को भी कवर कर रहे होते हैं।
इस लेवल के ऊपर इसका काम हुआ है, और मैं चाहूंगा कि उसकी टेस्टिंग और उसकी फैसिलिटीज आप तक भी पहुंचे, और आप जिस चीज से आपको दिल मुतनफर हुआ कि मार्केट के लोग सूत्रों और इंचों में काम करते हैं, आपको देखकर आप इंजॉय करेंगे कि नहीं, हम उससे बहुत बेहतर है। अगर आप चाइना की तरफ दौड़ते हैं तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, यू कैन डू इट वेरी वेल इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आजाद भाई, इंशाल्लाह मैं आपसे करता हूँ रब्ता। दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना जिसमें हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकें, स्पेशली कोर कंपोनेंट्स, आई थिंक दिस कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो गुड डिस्कशन। अच्छा, इसमें जो पहले बात हो रही थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, जो सेल्स टैक्स वगैरह के हवाले से, तो उसकी तो रिकमेंडेशन फरहान साहब और असम साहब, आप लोग वो फिर शेयर करके यू विल गेट दैट टू द राइट प्लेस। और उसके साथ साथ असम साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट और थी कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक लिस्ट है ऑफ recommendations that are going forward to amend the existing EV policy, अगर वो आप recommendations की लिस्ट शेयर कर सकें तो that'll help us understand कि वो क्या recommendations अभी जा रही हैं आगे। ठीक है, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ वो, लेकिन मैं चाहता था कि अगर फरहान भाई की भी आ जाए ना, तो दोनों को इकट्ठा कर लेते, फिर एक दफा मैं टॉप लेवल पे मीटिंग कर लूँ कि जी इनमें से ये एक्सेप्ट होती हैं, ये नहीं होती, क्योंकि हमारे सामने पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि ये क्यों नहीं होगी, हम डिबेट तो कर सके ना। क्योंकि जी जी ऐसा नहीं हो कि हम बना के भेजें उसके बाद एक तरफ हो जाए, तो हम चाहेंगे कि जिस वक्त टाइम आए तो वो उसके अंदर इन हो जानी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, that should be the objective। अच्छा सर, मेरी सजेशन है कि ये जो आजाद साहब अभी बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स आएंगे और वो वेरीफाई करेंगे लैब के अंदर, ये तो फिर हम लैब्स को अंडरमाइन करें ना। व्हाई कांट बी सम स्टैंडर्ड रूल मेक फॉर द लैब्स कि उनकी ऑथेंटिकेशन इतनी हो कि जहां वो सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद हो, और उन स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करने का इक्विपमेंट भी होने चाहिए कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है भी कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज ये तो फिर अनएंडिंग, कितने स्टेक होल्डर्स किसी वक्त किसी जगह हो सकता है ना मौजूद हो, तो वो चीज क्या पेंडिंग में पड़ी रहेगी। नहीं मतलब सर, सॉरी, मैं आपकी बात काटता हूँ। ऐसा है कि आपके अगर टोटल से 30-35 स्टेक होल्डर हैं, तो आपकी कमेटी में 2-3 लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि ये लोग जो है ना इसको विटनेस करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें एक तो नॉलेज में इजाफा होता है, और दूसरी बात है जहाँ से आप टेस्टिंग करवा रहे हैं, भले वो बहुत अच्छा नाम रखती है, इसके बावजूद उनको फिक्र होना चाहिए किसी ने आके हमें देखना है। वो ऐसा नहीं हो कि खानापुरी करके आपको भेज दें, वो जितने मर्जी भी यहाँ पर वो ऑथेंटिक हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपना इमेज बहुत बुरी तरह खराब कर लिया है। लिहाजा हमें उस इमेज को बिल्ड करने के लिए कुछ वक्त के लिए, कुछ टेस्टिंग के लिए एक दफा उनके साथ फिजिकली जाना। उनको पता होगा कि ये लोग आ रहे हैं, कि मैं ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट साइन करके दे दूं, पिछली दफा किया था अब भी ऐसा ही होगा, तो वो फिजिकली करेंगे। उसके लिए 2 लोग विटनेस हो जाएंगे, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। मगर वो कमेटी में अगर 30-35-40 लोग हैं, तो वो रिकमेंड करें कि ये 2 लोग जो हैं इसको विटनेस करेंगे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। देखें, एक चीज होती है कि लैब की सर्टिफिकेशन कहलाती है कि लैब जो सर्टिफाइड होती है, और जब लैब सर्टिफाई आप करते हैं तो उस तरह से उसका आपने लाइसेंस दे दिया कि तुम जो है ये टेस्ट कर सकते हो, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्ट कर सकते हो, और फिर उसके टेस्ट कबूल किए जाते हैं। वो किसी हद तक ऐसी ही बात है जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी होती है, तो वो उसकी सर्टिफिकेशन होती है, उसकी चेकिंग होती है उसके इक्विपमेंट की, उस लोगों की, और फिर उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये सोचिए कि इसके अखराजात भी कम करने की जरूरत होगी। ये नहीं होगा कि आप ये नहीं चाहेंगे कि टेस्टिंग के जरिए इसके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या इसके जरिए लोग जो है दूसरे लोगों की जो है जो कारोबार है, जो दूसरों ने मेहनत की है, उसमें रोड़े अटकाएं, बीच में उसमें रुकावट डालें। तो इसलिए इसमें अगर इस तरह का मुमकिन हो कि अगर टेस्टिंग लैब्स हैं और टेस्टिंग लैब्स की सर्टिफिकेशन हो जाए, और वो हर 6 महीने या साल भर बाद रिन्यू करते रहे या रिव्यू होता रहे, वही जैसे कि मेडिकल लैब्स का होता है। एक राय बस है ये। मैं अजमल अंसारी साहब साहब बिल्कुल की ऐसे बात ही से है। एग्री करता हूँ, बल्कि आपकी रिकमेंडेशन में ये भी होना चाहिए कि जो लैब्स बने उनकी ऑथेंटिकेशन का भी कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर यू कैन ट्रस्ट, और उनका क्या बिल्कुल 100%। तरीकेकार होगा वेरिफिकेशन का। जी, तो कीवर्ड आपने जो यूज किया ना मदर साहब, वो है ट्रस्ट। दैट्स आई थिंक दैट्स द प्लेस वेयर वी नीड टू गेट टू, कि हम ट्रस्ट कर सकें ऐसे लैब्स को, इंस्टीट्यूशंस को।
sounds सर like we're वो तो not अपनी there yet. रेपुटेशन, We have वो to work. रेपुटेशन पे बनता है ना कि सर आप बहुत सारी रेपुटेशन, अब जैसे अभी ये बात कर रहे थे, बाज जगह आप पैसे दे के बगैर जाए भी रिपोर्ट बनवा लेते हैं। जी बाज लैब जिनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो वर्ल्ड रिनाउंड है या ऑथेंटिकेटेड लैब्स हैं, वो कभी पैसे की खातिर आपको काम नहीं करके देंगे। वो चीजों को वेरिफिकेशन करेंगे और इवन वेरिफिकेशन के बाद क्वालिफाई भी करते हैं या नहीं करते। दैट इज आल्सो देयर रिस्पांसिबिलिटी कि जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब भी कर सके। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मधु साहब कि लैब्स होनी चाहिए, दैट शुड बी सर्टिफाइड, लेकिन ये कि टू गेट टू दैट पॉइंट वी स्टिल हैव सम वर्क टू डू। जी मैं अच्छा, एक step और आपको बता दूं कि लैब्स डेफिनेटली ठीक है कि लैब इज अ प्रोसेस फॉर इंडोर डेवलपमेंट इंडोर, लेकिन जो ऑटोमोटिव की जनरली अगर तमाम दुनिया को देख लें तो ऑटोमोटिव में जो भी दुनिया में जहाँ पर भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काम कर रही है उनके अपने टेस्ट ग्राउंड भी होते हैं। और उसकी वजह है टेस्ट ग्राउंड जो है वो रियल एनवायरनमेंट को मिटिगेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कराची पाकिस्तान का तकरीबन अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया ऑल ऑफ द वे इन द होल कंट्री। तो इस तरह की भी थिंकिंग पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की वो हॉट एनवायरनमेंट में है। ईवी की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी वो भी इसी इलाकों में होंगी। अब यह है कि हमें वर्स्ट केस को डिफाइन करना है कि पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट केस अगर एनवायरमेंटल को तौर पे देखा जाए तो 30 to 35 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पर मुल्तान एंड बिलो। तो क्यों ना हम वहाँ पर एक प्रूविंग ग्राउंड या टेस्ट ग्राउंड बनाएं जिसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही ना हो कि आपने 50,000 की मिसाल के तौर पे 50,000 की एक माइलेज कंप्लीट करनी है टू व्हीलर्स के लिए कि ये पास आपको करनी है विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी फेलियर्स, विदाउट एनीथिंग। ये आपके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया कि आपको पास करना है। रिलायबिलिटी के टेस्ट के लिए, एफिशिएंसी के लिए आपने ये ड्राइव साइकिल करना है, इसको पास करना है, इसमें आपकी इतने किलोवाट बैटरी के स्टेट ऑफ चार्ज होने चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक। इस तरीके से हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के छोटे छोटे स्टेप्स लेके जिसमें हमें कोई डिसेप्शन के चांसेस ही ना हो। यानी कि एक होती है ना टेस्ट जिसमें मेजरमेंट के चांसेस होते हैं, उसमें आप आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है ये तो ऐसे टेस्ट हैं कि जिसमें आप इनवाइट करें लोगों को, इनवाइट करें कि आप सामने देखें कि हम ये टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट स्टार्ट होगा और ये फिनिश होगा, इसके बाद ये स्टेट ऑफ चार्ज है, ये एंड ऑफ स्टेट ऑफ चार्ज है, इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरह की सोच रखें कि जहां पर ज्यादा रिस्क हो कि वहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। चाइना के अंदर भी यही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी सर्टिफिकेशन में कि लोग पैसे दे के बैकडोर से पैसे दे के पास करवा लेते थे, लेकिन उन्होंने सबको पास कर दिया। अब यह है कि चाइना के अंदर 6 बड़े प्रूविंग ग्राउंड्स हैं और वो उन पे तमाम टेस्टिंग होती है, तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वहीं से टेस्ट करते हैं। तो इसको भी पॉलिसी के अंदर मेरे ख्याल में लैब के अलावा रियल प्रूविंग ग्राउंड टेस्ट भी होना चाहिए। 2007 या 2008 की बात है, उस वक्त मैंने प्रपोज किया था कि एक प्रूविंग ग्राउंड बनाइए आप, लेकिन उस वक्त वहां पे शौक लोगों को था कि बिल्डिंगें बने, प्रूविंग ग्राउंड के क्या मतलब है। ठीक है, तो वो दोनों बिल्डिंग बना ली थी, पैसे थे उनके पास उस वक्त, ये मुशर्रफ के ज़माने की बात है, तो उन्होंने बिल्डिंग बना ली लेकिन प्रूविंग ग्राउंड या टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं बनाई। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि मिसाल मैं देता हूँ आपको, जैसे आप कोई खाना पकाते हैं तो आपको जो खाना पकेगा उसके जो जायका होगा, उसकी क्वालिटी होगी, उस पर इन्हिसार उस पर होगा कि उसमें अज्जा कैसे आप डालें, सब्जी कितनी अच्छी है, गोश्त कितना अच्छा, मसाले कैसे अच्छे आपने इस्तेमाल किए, जो भी उसके अज्जा हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसी तरह जो आपकी ईवी बन रही है उसके अज्जा पे मुनहसिर है। जैसे मोटर की बात हो रही है तो मोटर में अगर जो है उसकी डाई कास्टिंग है और डाई कास्टिंग में जो है पोरोसिटी है, डाई कास्टिंग खराब है, तो वो मोटर कभी भी पायदार नहीं होगी, वो खराब हो जाएगी या वो गर्म होगी। या वायरिंग अगर आप कर रहे हैं उसमें वाइंडिंग्स अगर हैं, वाइंडिंग्स की जो टेम्परेचर रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है तो वो मोटर जल जाएगी। जैसे अब बात हुई कि टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल आइटम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए कंपोनेंट लेवल स्पेसिफिकेशंस, कंपोनेंट लेवल स्टैंडर्ड से आप चलेंगे और फिर ऊपर आके ईवी की तरफ आएंगे। अगर आपने सिर्फ ईवी के लिए एक बहैसियत मिन जुमला एक पूरी बनी बनाई गाड़ी के लिए आपने कुछ कर दिया स्टैंडर्ड, उस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप नीचे की चीजों को बेहतर नहीं करेंगे। आपकी ईंटें ही अच्छी नहीं, खराब ईंटें हैं तो आपकी दीवार और इमारत कैसे मजबूत बनेगी। तो वो बात भी जहन में रखें कि ईवी खुद ब खुद सिर्फ ये कि आपने एक स्टैंडर्ड कह दिया कि हम इसके हिसाब से टेस्ट करेंगे, तो उससे ईवी आपकी सही नहीं हो जाएगी जब तक के कंपोनेंट लेवल पे नहीं आएंगे। मसलन गियर्स कह लीजिए,
बाज सूरतों में गियर नहीं होते, बाज सूरतों में गियर मौजूद होंगे। तो गियर की जो ड्यूरेबिलिटी है या उसकी लाइफ है वो अगर सही नहीं होगी तो आपकी ओवरऑल व्हीकल के तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसी I तरह really fully agree with all of these. मैंने जो कैलकुलेट किया है कि तकरीबन 17 टेक्निकल स्पेशलिटीज हैं मोटर्स को और इन्वर्टर्स और सॉफ्टवेयर को। इवन ये कि सॉफ्टवेयर के अंदर तकरीबन 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 15 की मॉड्यूल्स हैं जो आपको मोटर बनाने के लिए, उसके बगैर आप मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बगैर मोटर को एफिशिएंटली ड्राइव नहीं कर सकते। ये चीज़ें अकेले में नहीं हो सकती। इसके लिए ये है कि हमारी जो चाइना के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट टीम है, दैट्स रियली नियरली आई वुड से कि ओवर 100 टीम जो सिर्फ यानी कि कोर उसकी एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हैं R&D के लिए। अब यह है कि we've got 15 डिफरेंट फ्लीट्स के जो मुख्तलिफ मोटर्स बना रही हैं फॉर 4-व्हीलर्स, फॉर हैवी ड्यूटी। These are really serious subjects. इसमें 17 के करीब कोर स्पेशलिटीज हैं जो मैकेनिकल से लेके सॉफ्टवेयर तक। अब इन सबको डेवलप करना है और उस पर स्पेशलाइज करना है। अदरवाइज ये है कि हम सब स्टैंडर्ड बनाएंगे, जिसकी लाइफ कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। इवन ये कि जो उसकी एयर गैप होता है द स्टेटर और रोटर के दरमियान में, दैट इज सो क्रिटिकल इन मैन्युफैक्चरिंग कि that is even ये कि हम लोग अभी तक नहीं कर सकते चाइना के अंदर एयर गैप को मैन्युफैक्चर करना। वी हैव टू गेट इट डन बाय थर्ड पार्टी इन यूरोप। तो ये चीज़ें हमें पहले से इसको डेवलप करनी है, समझना होगा कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये 10 ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। इट इज़ एक कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट। और मोटर इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, इज द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। हमें इसको सीरियसली डेवलप करना है और इसके बारे में मैंने कुछ वाइट पेपर्स भी लिखे हैं कि हाउ वी कैन डेवलप दिस मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर पाकिस्तान। और इसको आई एम हैप्पी टू शेयर दैट टू यू इंटरेस्टेड इन दिस। इसको डाल दीजिए अपने जो ये ग्रुप में डाल दीजिए या इसमें व्हाट्सएप में डाल दीजिए पेपर जो है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई मेरी यार सबूर साहब की कल बात हुई थी, तो our thought was कि we next webinar Saturday next week from today, we'll spend time on what Sabur Saab's thoughts are on localization of some of these core components in Pakistan. बहुत अच्छा। इनवाइट हिम मे बी इवन मोर देन वन टाइम। अगर एक दफा ना हो सके तो 2 दफा भी कीजिए, 1 दफा कीजिए। It'll probably have to be a series of webinars on this. क्योंकि it's a very important topic and we really need to spend some time on it. And I would really ask जो भी इस वक्त participants हैं हमारे साथ इस webinar में to spread the word and have people join us, because I think it will be a really good discussion next week, inshallah. So that's a good segue for next week's discussion. So let's जी फरहान भाई। मैं उसमें कहना चाह रहा था, ये जो आप अभी बता रहे हैं इसमें एक बैटरी जो है, अगर आपने बेसिकली हमने तो देखना कि हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे वो डिप्लीट हो रहा है। बैटरी के ऊपर जब तक कोई सीरियस हम इसके ऊपर वो नहीं करते, गवर्नमेंट तो कुछ करने को नजर नहीं आ रहा। कोई थर्ड पार्टी ऐसी नहीं आती। मेरे पास एक दो वो डॉक्टर साहब आए थे जो हमारे फोरम पे ही होते हैं, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, डॉक्टर नवीद साहब मेरे ख्याल में। ही वाज डिस्कसिंग ऑन ये जो 2 साल पहले आज से, और मेरा को आज से 2-2.5 साल पहले 3 चीजों पे NRTC हमारा एक बड़ा अच्छा सेटअप है। जो ये चीजें हैं ना, जितनी भी, चाहे वो मोटर रिलेटेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैं, चाहे वो बैटरी रिलेटेड है, दैट इज अ काइंड ऑफ सेटअप जो बड़े आराम से ये हैंडल कर सकता है। उन्होंने मुझे बुलाया था इसी काम के लिए एंड वी हैड 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन मेरी थी। एक ये था कि सोलर वेफर को किस तरह पाकिस्तान में बनाया जाए, सेकंड था कि लिथियम सेल्स किस तरह पाकिस्तान में डेवलप होंगे, और तीसरा ईवी पे था। तो हमारा जो उनके साथ मेरा पहला जॉइंट वेंचर हुआ था वो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट जो ईवी के लिए यूज होते हैं उनके लिए था। उनके पास जो सेटअप है वो ऑलरेडी आर्मी को रडार्स तक बना के सप्लाई कर रहे हैं सम कंपोनेंट्स, और बहुत अच्छा सेटअप है वहां पे। मशीनिंग, इवन डाई मेकिंग, 3D स्कैनिंग और उस तरह की सारी एक सेकंड अपने साहब, ये आप जानते हैं NRTC को? मेरा ख्याल है जी।
आप तो गए हुए हैं, बता रहे वैसे बिल्डर साहब उनके साथ गए थे आप तो मेरा ख्याल है वहाँ पे। नहीं, वहां मैं गया नहीं था, लेकिन उनसे उनसे बात हुई थी उसके बाद। अच्छा बस ठीक है, बस वो वही बेसिक मैं देख। ठीक है, वो थैंक यू। ब्रिगेडियर तौफीक थे पहले, अब वो वहां से जी रिटायर हो एग्जैक्टली, चुके हैं, अब वो बिल्डर टिप तौफीक से टिप पहले के एमडी में बिल्डर अंजुम थे वहाँ पे, उनसे भी हमारा राब्ता जी रहा जी। था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी जो ब्रिगेडियर तौफीक और उनके बाद का जो सेटअप है, दे हैव ऑलमोस्ट 60-70 इंजीनियर जस्ट फॉर R&D, और उनके पास काफी बेहतर सेटअप है ये सारे काम करने के लिए, वो आराम से कर सकते हैं। और ईवी की इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं वो हमने मतलब वो री इन्वेंट द व्हील नहीं करना, हमने स्टार्ट जो करना है वो जो मार्केट में अवेलेबल चीजें उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। उनके पास कंप्लीट रिवर्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप है, वो बड़े आराम से हम ये काम उधर से करा सकते हैं। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट करनी है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत से इंजीनियर्स उधर बैठे हुए हैं जो सिर्फ R&D करते हैं। वो वहां पे जो भी इम्प्रूवमेंट हमने करनी है या अपने मुताबिक उसको कोई मोल्ड करना है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटर के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये भी उधर आराम से हो सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी फंडिंग और इतनी स्पेस है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो इन इन चीजों को भी इवेलुएट किया जा सकता है। तो फरहान साहब, उनके कंसल्टेंट नेक्स्ट वीक उनके जो हमारी कंसल्टेंट है डिस्कशन है, एयर वाइस मार्शल असद इकराम। जी जी जी, मंजर मंजर साहब, एक सेकेंड। तो फरहान भाई, नेक्स्ट वीक जो हमारी डिस्कशन जिसकी हम बात कर रहे थे सबूर साहब के साथ, उसमें यहाँ NRC से किसी को इनवाइट किया जा सकता है? हाँ, बेसिकली वो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। वो NRTC वालों को जब फोन भी करना उनको 6 दफा करना पड़ता है, तब वो एक दफा उठाते हैं। उनके जो MD होते हैं ना, इज रियली बिजी। सर मैं ट्राई कर लूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा इंशाल्लाह। मैं सर बल्कि कोशिश करता हूँ, AVM असद इकराम उनके कंसल्टेंट हैं और वो यहाँ NSTP में भी बैठते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे जहन में ये आता है, जो मैंने अभी सुना, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन NRC या NRTC जो भी इनका नाम है, ये लोग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में तो काम कर सकते हैं, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो जो भी सनत लगा रहा है अपनी, उसको अपना खुद बनाना पड़ेगा ना, तो बाहर काम होगा। लेकिन डेवलपमेंट में, R&D में ये लोग काम कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पाया। वो तो सर पूरी प्रोडक्शन लाइन लगेगी ना फिर। जी 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 जी। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी प्रोडक्शन लाइन है, आप उनको जिस क्वांटिटी में कहें वो बना के दे सकते हैं आप। उनकी स्पेशलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के, इवन मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग का सारा सेटअप भी इलेक्ट्रॉनिक्स का उनके इन हाउस है सारा, क्योंकि वो मिलिट्री को सारा सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है। सॉरी, ये किस जगह पर है? NRTC इस्लामाबाद? ये ये हरिपुर इनका में, जो मेन सेटअप है वो हरिपुर में है। जो हरिपुर। जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उनका वो हरिपुर में है। इनके हरिपुर बाकी हजारा, ऑफिस लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, वो बाकी दो जगहों पे हैं। हरिपुर हजारा हजारा। जी जी ही हजारा जी हरिपुर। सर। तो वहां पे अच्छा, ये फिर ऑफशूट हुआ टिप वालों का। टिप टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी, नहीं 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 नहीं, उसका ऑफशूट है टिप क्या जो ये? है ना वो नहीं, बेसिकली टिप नेबर है इनके। वो एक बिल्कुल सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है। अभी MD NRTC को वहां पे टिप में ट्रांसफर किया गया है कि टिप को कोई थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं और उनको भी चलाएं। ये बेसिकली NRTC भी बैंकरप्ट था, उसके बाद ये आर्मी के सिग्नल कोर के हवाले किया गया था। नेशनल रेडियो एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन है ये। तो अभी ये कोई एज पर अपना तौफीक साहब, ये अभी $1 मिलियन से ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है। $1 बिलियन, सॉरी, नॉट मिलियन, $1 बिलियन। Sabur Sahab, I don't know, have you aware of the facilities available in PSC कामरा? अभी उन्होंने रिसेंटली एक अपना आउटसोर्स निकाला है केल के नाम से, कामरा एविएशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से। वो सारे प्राइवेट वेंडर्स को जितनी उनके पास फैसिलिटीज हैं वो एक्सटेंड करते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव दी प्रोजेक्ट प्लान और या कुछ कोऑर्डिनेशन उनके साथ करके कुछ डेवलप करवाना चाहते हैं। तो ऑल दोज इंटरेस्टेड कैन avail that facility, and if somebody need I can cooperate and support जो उनके साथ कनेक्शन करना। बिल्कुल जी, ये काम तो हमें करना होगा कि इट्स नॉट ओनली के, क्योंकि आमतौर पे ये क्वेश्चन होता है कि R&D इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन. I think there is an R&D in the production as well. There is an R&D which is also post production. So R&D is a complete cycle throughout the product life.
जो मे बी 20 years की हो. तो that's what we as engineers या फिर हमारी जो think tanks है, they need to think about कि it's a long term process, it's a long term knowledge building development. तो बेशक ये है कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज पाकिस्तान के अंदर, तो आई थिंक वी शुड मेक अ पाकिस्तान वाइड प्रपोजल जो हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन डेवलप दिस मोटर एज अ कोर टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 10 years. अगले 10 साल का हमारा क्या प्लान होगा? उसी की जरूरत है. So I think let's go through the discussion next week. और फिर उसके बाद देखते हैं कि if we need to involve other stakeholders, जो भी आ जाए next week के webinar में, that's great. अगर कोई जगह पे और हमें लोगों को involve करना है, then we can do that after next week. एक रिक्वेस्ट है, आइएगा जरूर next week. I think it'll be good discussion next week. सॉरी, आवाज थोड़ी कट गई थी. मैं कहता आप भी आइएगा next week, join us next week again. इंशाल्लाह आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा. Good discussion on how do we go about localizing some of these core technologies. मेरा एक सबूर साहब से सवाल है, प्रॉब्ली मैं चूंकि पहले वाकिफ नहीं हूँ सबूर साहब से, प्रॉब्ली चाइना में है. Sabur Sahab, can you just do a quick introduction yourself? जी, so I've worked for Chinese government for a very long time, nearly 15 to 16 years. So my core areas जो expertise हैं वो is on electric vehicles, power electronics. So I've worked myself all the way in software development, control systems, or currently I'm based in Chongqing. And R&D center is in UK, so दोनों को liaise करना, यहाँ से knowledge we transfer them to China. So next generation vehicle in the next 5 years, 10 years keep planning. So that's something I do in UK and China. जी, इसके अलावा ये है कि we also got just to finish my introduction. So इसके अलावा ये है कि I also do we also got a setup in Karachi. जिसमें हमने we made some indigenous sensors जो पाकिस्तान में first time हमने introduce किए हैं. So we've been doing R&D in Pakistan. So पाकिस्तान की culture के हवाले से भी और पाकिस्तान की industry के हवाले से भी I've got 3 to 4 years experience. So these sensors are now sold in Pakistan locally. Very good. So चलें जी, inshallah we'll have some good discussion next week on this topic. और आज की जो discussion थी EV policy के हवाले से, उसमें जो recommendations की बात हुई थी sales tax के हवाले से, hopefully Fran भाई आपकी और असम भाई की बात हो जाए उसमें, तो that can go forward to the right people. अगर आप थोड़ा वो list share कर लें जो recommendations इस वक्त आगे जा रही हैं, what they are, and then if there are other areas that we need to pursue, we'll work on that. ठीक है जी, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. बहुत शुक्रिया. चला next week इंशाल्लाह. Okay जी, Allah Hafiz. Thanks everyone for joining. Allah Hafiz.